आ गए सभी लोग। यस सर। तो एल्कीन का क्वेश्चंस वगैरह और प्रैक्टिस किया, उसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ। आज अल्काइन करा देते हैं आपको। अल्काइन में जस्ट कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करना है। रिएक्शंस रिएजेंट वगैरह तो सब एल्कीन वाला ही है, जो एल्कीन में था वही सब है, बस थोड़ा थोड़ा केवल रिएक्टिविटी वगैरह डिस्कस करना है कि क्या चेंज आता है। बाकी तो सब कॉमन ही है। रिएजेंट वगैरह तो सब वही यूज होगा जो एल्कीन में था। तो लगभग आ ही गए सब लोग, धीरे धीरे आते रहेंगे। अपना शुरू कर लेते हैं। अच्छा, आज है वेडनेसडे, कल है थर्सडे। फ्राइडे को एक टेस्ट रखता हूँ हाइड्रोकार्बन का, एडवांस लेवल का एक हाइड्रोकार्बन का टेस्ट। तो जिसमें अल्काइन तक रखेंगे, एरोमेटिक कभी नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा टेस्ट के साथ प्रैक्टिस भी होते रहना चाहिए। तो फ्राइडे को विल हैव ए टेस्ट, और उस टेस्ट का फॉर्मेट मैं बताऊंगा। वो टेस्ट ऑनलाइन ही होगा, तो मैं बताऊंगा एंड में कि टेस्ट देना कैसे है। आप तैयारी रखो। वो बिल्कुल एडवांस पैटर्न पे टेस्ट होगा और ऑनलाइन टेस्ट होगा वो। तो आज थोड़ा अल्काइंस को देखते हैं। अल्काइंस में प्रिपरेशन में जस्ट एक दो रिएक्शन है, ज़रा उसको देखें ध्यान से। प्रिपरेशन में सबसे पहले एसिटिलीन का प्रिपरेशन एक खास इनऑर्गेनिक रिएजेंट से होता है, दैट इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड CaC2। CaC2 की हाइड्रोलिसिस करो तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता और एसिटिलीन देता। और ये क्या हो गया, ये तो डिस्कनेक्ट हो गया, रुको, कुछ गड़बड़ है।
हेलो। यस सर। ये आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया बच्चे, ये थोड़ा ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा है। मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है, देखते हैं कितना देर ये चलता है मोबाइल के नेटवर्क से। ये अनुज पता नहीं, अपना वीडियो बंद करो, तुम्हारा वीडियो दिख रहा है ये, इसको ये सामने। समझिए सर। ये तुम्हारा क्यों दिख रहा है ये बॉक्स? चलाता हूँ मोबाइल के नेटवर्क पे, देखता हूँ कि सही चलता है कि नहीं, क्योंकि मोबाइल के नेटवर्क में फ्लक्चुएशन काफ़ी होता है। मेरे पास ब्रॉडबैंड है लेकिन वो आज कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। ऑडिबल है आप लोगों को? यस सर। सुनाई पड़ा ना सबको? यस सर। चलो ठीक है, देखते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिटिलीन बन गया। एक सेकेंड, हाँ, एसिटिलीन। और एसिटिलीन को ही आगे हम यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन, वो हम आगे के रिएक्शन में भी देखेंगे। इसीलिए कैल्शियम कार्बाइड को कभी कभी पूछा जाता है, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन होता है, इसको एसिटिलाइड भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को एसिटिलाइड बोलते हैं क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस पे एसिटिलीन देता है। और इसके लिए एक जनरल नॉलेज है, ये फ्रूट राइपनिंग में फल पकाने के काम में आता है। सुनते होंगे कि कार्बाइड का पका हुआ फल, तो कार्बाइड का पका हुआ फल में बेसिकली ये कैल्शियम कार्बाइड ही यूज होता है। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, और इससे जो हीट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ सुटेबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फल के पकाने के लिए ये सुटेबल होता है, तो इससे फल पकाया जाता है। प्लस इसको लैंप वगैरह में भी यूज करते हैं, वो माइनिंग वगैरह के काम में जो अंदर लेके जाते हैं ना, माइनिंग के लिए जो काफ़ी डीप में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे एसिटिलीन लैंप, एसिटिलीन टॉर्च की तरह इसको यूज करते हैं। काफ़ी इन्फ्लेमेबल होता है ये। इसी के साथ एक और यहाँ पे याद रखना है, Mg2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड। मैग्नीशियम कार्बाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये देता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस प्रोपाइन। ये दो इनऑर्गेनिक सोर्स है, और इसी से फिर आगे बड़े अल्काइन को बनाते हैं, वो कैसे अभी देखेंगे। इसके अलावा सारी समस्या आज ही है। इसके अलावा तीसरा रिएक्शन एक देखो, अगर इथीन को भी समवेयर अराउंड 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो, तो ये डिहाइड्रोजनेशन करके एसिटिलीन देता है। सो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन at very high temperature gives इथाइन एसिटिलीन। ये सब थोड़ा याद रखने वाला रिएक्शन है। हेलोफॉर्म HCXX, जहाँ पे XCl Br I, ये हो सकता है। इसे अगर सिल्वर के साथ हीट करो तो यहाँ पे 6 Ag लग जाएगा, और ऐसे
6AgCl 6AgBr निकल जाएगा और ये एसिटिलीन प्लस AgX 6 टाइम्स देगा। इसके बाद प्रिपरेशन में एक देखो बाय डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल और विशनल डाइहैलाइड। अगर हम एक इस तरह का पहले सिस्टम लें, ये हो गया विशनल डाइहैलाइड। अगर स्टेप वाइज इसका एलिमिनेशन करके पहले एक HX निकालें तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CX R प्लस HX। इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा उसको समझना। नॉर्मल एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन के लिए हम क्या लेते हैं? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, और E2 रिएक्शन नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। अगर हम यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लें तो एक ही बार HX निकलेगा और ये विनाइल हैलाइड बन जाएगा। इसका फर्दर एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा अल्कोहलिक KOH के साथ, क्योंकि इसमें ये रेजोनेंस के वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो सेकेंड एलिमिनेशन इज डिफिकल्ट देन फर्स्ट एलिमिनेशन एंड देयरफॉर अ ड्रास्टिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड एलिमिनेशन। तो अल्कोहलिक KOH को अगर ले लेंगे तो सिर्फ यहीं पे आके रुक जाएगा, लेकिन अगर हम इसे KOH के साथ इथानॉल में लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दें तो अब फिर सेकेंड एलिमिनेशन भी हो जाएगा और अब ये बन जाएगा। यानी कि डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए हमें डाइहैलाइड को KOH के साथ हाई टेम्परेचर पे 200 डिग्री सेल्सियस इज वेरी हाई टेम्परेचर फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए यही टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज करने लगता है। समझ में आ रही है बात? तो एक तो ये बात हो गई। यहाँ पे जैसे हमने विशनल लिया, जेमिनल भी ले सकते हैं। अब जेमिनल के लिए, जेमिनल के साथ जरा सा एक पॉइंट एडिशनल सीखोगे। सपोज करो कोई एक इस तरह का हमने कंपाउंड ले लिया है। इस पॉइंट को ज़रा समझना। तो ये सब थोड़ा सा जेईई एडवांस में जो बच्चे क्वेश्चन होते हैं ना, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, थोड़ा एनालिटिकल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम इसका डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करें तो दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि इधर से HBr निकल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो RCH2C ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और इसके बदले में कुछ और हुआ, ऐसा हुआ, ये भी पॉसिबल है। तो उस कंडीशन में RC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 बनेगा
इसे हम टर्मिनल और इसे इंटरनल अल्काइन कहते हैं। अब कंडीशन डिसाइड करेगा कि टर्मिनल बनेगा या इंटरनल बनेगा। ये रिएक्शन का कंडीशन डिसाइड करेगा। अगर हम KOH के साथ हीट करते हैं तो इंटरनल मेजर प्रोडक्ट होगा, इंटरनल मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर हम एक दूसरा रिएजेंट लेते हैं, यहां पे इसी पर्पस के लिए दूसरा रिएजेंट यूज होता है NaNH2 aqueous solution of sodamide. सोडामाइड इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और सोडामाइड के साथ डबल एलिमिनेशन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, यहाँ पे हीट करने तक की जरूरत नहीं होती है। NH2 माइनस इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस कंपेयर टू OH माइनस। तो यहाँ भी डबल डिहाइड्रोहेलोजनेशन होगा और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट टर्मिनल अल्काइन होगा। सबसे पहले तो ये एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया, जरा इसका एक्सप्लेनेशन भी सुन लो। सुनाई पड़ रहा ना सबको ठीक से? ऑडिबल है ना? क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। मोबाइल में उतना स्पीड होता नहीं है, मेरा ब्रॉडबैंड पता नहीं अचानक बंद हो गया, उसी की वजह से 15 मिनट लेट भी मैंने शुरू किया। थोड़ा मैं वेट कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, उसको बोला लेकिन वो ठीक हो नहीं पाया। तो मैं वैसे इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अगर ज़रूरत होगी तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोग को दे दूंगा। तो बट इसका ये मतलब नहीं कि लिखना छोड़ देंगे सब। तो टर्मिनल और इंटरनल, अब जरा इन दोनों में डिफरेंस समझो। इंटरनल अल्काइन इज थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल देन टर्मिनल, मोर सब्सटीट्यूटेड और मोर स्टेबल। तो इंटरनल वाला डाई सब्सटीट्यूटेड होगा, ये देखो 1 2। टर्मिनल वाला मोनो सब्सटीट्यूटेड होगा। टर्मिनल वाला लेस स्टेबल है और इंटरनल वाला मोर स्टेबल है। तो KOH के साथ मोर स्टेबल थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट मिलेगा। सोडामाइड के साथ टर्मिनल अल्काइन लेस स्टेबल अल्काइन मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि बेसिकली मीडियम में ये दोनों इक्विलिब्रियम में होता है, जब प्रोड्यूस होता है तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में होता है। ये रिएजेंट डिसाइड करता है कि इक्विलिब्रियम पे कौन प्रिडोमिनेट करेगा। तो अगर हम सोडामाइड यूज करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, सोडामाइड में अमाइड आयन जो है ये यहाँ से H+ लेके RC ट्रिपल बॉन्ड C- Na++ अमोनिया गैस बनाता। अब देखो इसमें क्या होगा, अमोनिया गैस बनेगा तो ली चैटेलर प्रिंसिपल से ये इवॉल्व होते रहेगा, और ये इवॉल्व होते रहेगा तो ये रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होते रहेगा, और ये तब तक होते रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा अल्काइन टर्मिनल न बन जाए। सो विथ सोडामाइड terminal alkyne is formed due to formation of this salt by the reaction of sodamide with terminal alkyne product। तो ये प्रोडक्ट को आगे फर्दर रिएक्ट करके यहाँ लेके आ जाता है, और इसलिए पूरा का पूरा अल्काइन टर्मिनल बन जाता। जबकि KOH के साथ ऐसा नहीं होता है। RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस OH माइनस RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस H2O, ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड इधर है, वीक एसिड इधर है, जबकि ऊपर वाले में स्ट्रॉन्ग एसिड इधर है, वीक एसिड इधर है। आपको याद होगा एक वीक एसिड का मैंने ऑर्डर दिया था आपको GOC पढ़ाते समय। टर्मिनल अल्काइन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया,
बट लेस एसिडिक देन वाटर। कुछ समझ में आया बच्चों को मैंने क्या सिखाया? Yes, sir. With sodamide, terminal alkyne will be formed as the major product due to neutralization of terminal alkyne with sodamide. But with KOH, the thermodynamically more stable internal alkyne will be formed as the major product. ये एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। इसके बाद एक और रिएक्शन आ जाओ, COOH CH डबल बॉन्ड CH COOH। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है, वो सब अलग बात है। अगर सिस होगा तो मैलिक एसिड, ट्रांस होगा तो फ्यूमेरिक एसिड। इसका अगर सॉल्ट ले लो, इसका अगर सॉल्ट ले लो और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, कॉल्बे रिएक्शन, तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में रेडिकल बनता है, CO2 का लॉस होकर रेडिकल बनता है। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा, पहले रेडिकल बना के मैं आपको दिखाता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH और दोनों कार्बन पे एक रेडिकल बनेगा और वो रेडिकल आपस में कनेक्ट हो जाएगा और बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CHH। तो अगर कहीं पे ऐसा भी आ जाए कि मान लो RC डबल बॉन्ड CR COOH, क्या है ये? विसिनल डाई एसिड। और अगर इसका NaOH KOH के साथ ट्रीटमेंट करके इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हैं अल्काइन के प्रिपरेशन। इतने ही प्रिपरेशन है अल्काइन के। मेनली इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं जरा। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। सबसे पहले आज हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन थोड़ा सा देखेंगे और हाइड्रोजनेशन में आज थोड़ा कुछ और इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। अगर किसी अल्काइन को H2 निकेल या H2PT के साथ ट्रीट करते हो तो अनकंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन होता है। अनकंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन होके सीधा एल्केन मिलेगा। हम इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन विथ H2 निकल H2PT में हम एल्काइन से एल्कीन नहीं बना सकते। इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है, लेकिन पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो जरा सा समझना कि अगर हम कोई एक अल्काइन लेते हैं से दिस, और अगर इसका मैं स्टेप वाइज हाइड्रोजनेशन करूं RCH डबल बॉन्ड CHR
तो इसमें डेल्टा एच लगभग -35 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज होता। और अगर RCH डबल बॉन्ड CHR का हाइड्रोजनेशन फर्दर करें तो RCH2CH2R डेल्टा एच लगभग -27 किलो कैलोरी रिलीज होता। ये क्या बता रहा है कि दोनों पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं हैं। फर्स्ट पाई बॉन्ड जो है उसका हाइड्रोजनेशन ज़्यादा आसानी से होता है कंपेयर टू सेकेंड पाई बॉन्ड। हीट रिलीज्ड इन फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइड्रोजनेशन इज मोर देन द हीट रिलीज इन सेकेंड स्टेप ऑफ हाइड्रोजनेशन. Pi bond makes a compound unstable. Instability is greater by the second pi bond than by the first pi bond. इससे कई चीजें आप रिलेट कर सकते हो. देखो एग्जैक्टली यही एग्जाम में आ जाएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन क्या इससे आप रिलेट करके बता सकते हो कि मान लो आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है. एक कंपाउंड है ऐसा, एक कंपाउंड है ऐसा. पूछा कि कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में किसमें ज़्यादा हीट रिलीज होगा, सेकंड में. दो डबल बॉन्ड को, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे तो अराउंड -54 किलो जूल हीट रिलीज होगा. लेकिन अगर अल्काइन का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लो तो 62 किलो जूल के करीब हो जाता है, क्योंकि दो कार्बन के बीच में दूसरा पाई बॉन्ड लाना एक के बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इनस्टेबिलिटी काफ़ी हो जाता है. सो हीट रिलीज्ड इन फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन इज मोर देन इन सेकेंड स्टेप ऑफ हाइड्रोजनेशन. समझ में आया कुछ मैंने क्या बताया? अब आ जाओ कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन. कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन अगर हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकें तो हम स्पेशल केस में कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं. लेकिन इसमें दो बातें आ जाएगी. ये जो कंपाउंड बना इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है. तो ये चॉइस ऑफ कैटलिस्ट डिसाइड करता है कि कब क्या बनेगा, और उसके लिए हम ले लेते हैं 2-ब्यूटाइन. अगर 2-ब्यूटाइन को का हाइड्रोजनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और लेड एसीटेट, मतलब ये तो है ही, इसके साथ लेड ऑक्साइड या लेड एसीटेट. सबसे पहले तो इसे ही कहते हैं व्हाट, लिंडलार्स कैटलिस्ट. brings about cis हाइड्रोजनेशन. क्यों, ये भी अभी बताऊंगा. तो यहां पे
सिस एल्कीन बनेगा। लेकिन अगर इसे अगर सोडियम, जरा ध्यान से देखना, ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए एक जगह लिखा होता है सोडियम एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया नहीं, लिक्विड अमोनिया, कंप्रेस्ड अमोनिया गैस। एक्वस अमोनिया नहीं, एक्वस अमोनिया में तो सोडियम डालोगे तो आग लग जाएगा, पानी के साथ सोडियम आग पकड़ लेता है। आइदर दिस और में सोडियम C2H5OH एप्रोप्रिएटली यहाँ पे ड्राई लिखा होना चाहिए, कई बार नहीं भी लिखा होता है, मान लेना। ड्राई का मतलब एनहाइड्रस। इसके साथ ट्रांस एल्कीन बनता है। अच्छा, सोडियम मोस्ट कॉमनली अवेलेबल अल्कली मेटल है। जेई के पिछले साल के पेपर में, प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको एक रिएक्शन मिलेगा लिथियम लिक्विड अमोनिया, तो समझ जाएंगे जो काम सोडियम कर रहा है वो लिथियम भी कर सकता है, पोटेशियम भी कर सकता है। किताबों में यूजुअली सोडियम लिखा होता है, बट इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा अभी फास्ट में बताऊंगा आपको, तो मैकेनिज्म से आइडिया लग जाएगा कि सोडियम के बदले पोटेशियम भी आएगा तो भी रिएक्शन हो जाएगा, लिथियम आएगा तो भी हो जाएगा। तो इसके साथ अपने को ट्रांस एल्कीन मिलेगा, और लिंडलार कैटलिस्ट के साथ सिस मिलेगा। एक जरा यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट भी लिख लेंगे। पैलेडियम बेरियम सल्फेट, क्विनोलीन, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी लिंडलार कैटलिस्ट के जैसा ही है, बेटर है। लिंडलार कैटलिस्ट से इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ये मॉडर्न कैटलिस्ट है। अगर कुछ याद आता हो, ये रोजरमन रिडक्शन में यूज होता है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने में। तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन, ये भी लिंडलार कैटलिस्ट जैसा ही काम करता है, उससे बेहतर है, बेटर रिएजेंट है। समझ गया ना? तो ये हो गया। अब जरा फास्ट में सिस क्यों, ट्रांस क्यों, जरा सा देख लें और उसके अंदर की बात को समझेंगे। लिंडलार कैटलिस्ट हो या पैलेडियम बेरियम सल्फेट हो, दिस ब्रिंग्स अबाउट हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में मेटल के सरफेस पे एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होता। तो अगर हम एल्काइन को, जो कि लीनियर है, जब मेटल के सरफेस के कांटेक्ट में लाएंगे, और आपको पता है कि इसी पे हाइड्रोजन गैस फिजिकली एडजॉर्ब्ड होता, तो यहां से दोनों हाइड्रोजन बच्चे एक ही साइड से मिलता है, और ये दोनों आर फिर एक ही साइड बेंड हो जाएगा जब sp से sp2 होगा, और इसलिए दोनों आर सेम साइड में होगा, हाइड्रोजन दोनों सेम साइड में होगा, और ये सिस। क्या कारण है सिस एल्कीन बनने का? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म, बोथ हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम सेम साइड। मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन आता है इन सब में। बताओ सिस क्यों बनता, इस हाइड्रोजनेशन के लिए क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, ये सब बातें उसमें हो सकती है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम सेम साइड, सो ऑन। लेकिन जब हम
सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ हाइड्रोजनेशन करते हैं, देन व्हाट हैपेंस? सोडियम इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वैसे भी याद करो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ब्लू कलर का सॉल्यूशन, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और सोडियम लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन जो होता है वो एक कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये इनऑर्गेनिक में मैंने आपको अल्कली मेटल में पढ़ाया था, वैसे तो सब भूल गया होगा, बहुत दिन हो गया, फिर पढ़ाऊंगा सर अभी। तो ब्लू कलर, सो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, एल्काइन के किसी एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक पाई बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन से दिखाओ, किसी एक कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इससे एक यूनिक इंटरमीडिएट बनता है। ये सिर्फ यहीं बनता है और कहीं नहीं बनता है। इसको बोलते हैं रेडिकल एनायन। रेडिकल एनायन, रेडिकल भी है, एनायन भी है। और ये लिक्विड अमोनिया से हाइड्रोजन लेगा, H+ लेगा और देगा RC रेडिकल डबल बॉन्ड CHR। यहीं पे अब आगे की पॉइंट है। अभी तक देखो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, लीनियर है। अब ये फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन लेगा ये कार्बन, तो ये हो जाएगा sp2। काउंट करना जरा, 1 2 और एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के वजह से, sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट। तो ट्रायंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट जब होगा बच्चे, तब इसके पास ऑप्शन होगा कि ये आर के साइड में रहे या आर के ट्रांस रहे। ऑब्वियसली आर के ट्रांस रहेगा टू मिनिमाइज द स्टेरिक रिपल्सन, और बनेगा RH R, और यहाँ पे आ जाएगा ये। और ये होमोजीनियस कैटालिसिस है। क्योंकि ये सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है, तो सॉल्यूशन में फ्रीडम है इसके पास आर को सिस ट्रांस दोनों रखने का, तो आर को ट्रांस रखेगा टू मिनिमाइज द स्टेरिक रिपल्सन, लेस स्टेरिक रिपल्सन। अब आगे तो आपको पता ही है कि फिर एक और अमोनिया से H+ ले लेगा, तो ये RRHH ट्रांस बन जाएगा। तो सिस और ट्रांस के पीछे कारण है इसमें होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। समझ गया ना? अब यहाँ पे जरा एक और देखेंगे। अगर कोई अल्काइन को B2H6 के साथ ट्रीट करो, इट इज सोर्स ऑफ BH3 जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये लगेगा एक कार्बन पे और बनेगा RC प्लस डबल बॉन्ड CR BHH और यहाँ माइनस, और ये हाइड्राइड ट्रांसफर साइमल्टेनियसली कर देता सेम साइड से। तो क्या होगा, C पे RH डबल बॉन्ड CR BH2, जिस साइड में BH3 लगा उसी साइड से हाइड्राइड आ जाएगा। और याद रखना ये वाला हाइड्राइड यहाँ से आया है B2H6 से। अब अगर इसे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड, यूजुअली एसिटिक एसिड लिया जाता, व्हाट इट डज, ये एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पे देगा और BH2 को रिप्लेस कर देता, और यहाँ पे ये
ये बन जाएगा। अल्टीमेटली बी पे RCOO 3 टाइम्स लगता है, दोनों हाइड्रोजन बाद में रिप्लेस हो जाता है, उतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। जो काम की चीज़ इसमें सीखने वाला है बच्चे कि इट ऑल्सो गिव्स सिस हाइड्रोजनेशन, कंट्रोल हाइड्रोजनेशन। So internal alkyne can be subjected to controlled hydrogenation with cis orientation by two different way. One is via Lindlar catalyst, another is via बोरेन, डाइबोरेन। डाइबोरेन का एक और एडवांटेज क्या है, डाइबोरेन यूज करने का एक और एडवांटेज क्या है बच्चे, कि सपोज करो हमारे पास CH3, हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अगर इसे BH3 के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको पता है कि ये बोरन टर्मिनल कार्बन से लगेगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, CH BH H H माइनस, फिर बाद में ये H माइनस ट्रांसफ़र कर देगा और ये H CH3 डबल बॉन्ड CH BH2, और बाद में अगर इसे हम CH3COOD ड्यूटरेटेड एसिड से ट्रीट करें तो ये हाइड्रोजन के जगह ड्यूटेरियम आ जाएगा और ये HD एडिशन हो गया, H and D, एंड दैट टू विथ ए सुटेबल ओरिएंटेशन। अगर मान लो उल्टा करना हुआ तो इसे हम पहले BD3 के साथ ट्रीट कर देंगे। BD3 के साथ ट्रीट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ड्यूटेरियम आ जाएगा, यहाँ CH3 होगा, डबल बॉन्ड CBH2 एंड इधर H होगा, और बाद में इसे CH3COOH के साथ अगर ट्रीट करोगे तो यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे CH3H और H। देखो H और D का पोजीशन चेंज हो गया। तो हाइड्रोजनेशन में कई चीज़ें मैंने आपको बताई है। इंफॉर्मेशन के साथ डेप्थ चाहिए एडवांस के क्वेश्चन के लिए, और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि डेप्थ के साथ याद रखना आसान है, क्योंकि तब हम समझने लगते हैं चीज़ों को। अब एक इस पे सिचुएशन, सिंपल सा एक सिचुएशन जैसे एक आया था, वो ऑब्जेक्टिव था, कहानी था कुछ ऐसा, H CH3 C डबल बॉन्ड C H H CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अगर देखो तो ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब क्वेश्चन था कि इसके किस रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट के बाद एक आयरल ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये मल्टीपल करेक्ट में था, तो कई ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो बड़ा साफ साफ दिख रहा था कि अगर इसे H2 निकल H2PT के साथ ट्रीट कर दो तब तो दोनों साइड में प्रोपाइल आ जाएगा, H CH3 C3H7 C3H7 सभी रिड्यूस हो जाएंगे। लेफ्ट से भी 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, राइट से भी। ये तो एक आंसर था ही था। अगर इसे हम सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करें तो होगा क्या, पहले जरा देखो। लेफ्ट साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे राइट साइड में तो इंटैक्ट है, जैसे था वैसे ही है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, ट्रांस बनेगा। जरा देखो ध्यान से, इन दोनों ग्रुप को हम डिफरेंट ग्रुप ट्रीट करेंगे। स्पेस में ये दोनों डिफरेंट ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा और ये कार्बन स्टिल कायरल होगा और इसलिए ये कंपाउंड भी कायरल ही होगा। यानी ये आंसर नहीं था, लेकिन अगर हम इसी कंपाउंड को लिंडलार कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करते, अगर लिंडलार कैटलिस्ट डालोगे तो कायरल कार्बन पे इधर तो सिस था ही, इधर भी सिस हो जाएगा। और इसलिए ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल ट्रीट किया जाएगा और इसे ए कायरल माना जाएगा। समझ गए? सब है ना यहीं पे? यस सर। हाँ, तो ये ए कायरल हो जाएगा। तो ये दो आंसर था, इसमें दो ऑप्शन थे और ये एक था ओजोनोलिसिस, तो ओजोनोलिसिस में तो हाँ वो भी आंसर हो जाएगा क्योंकि ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव था। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में दोनों साइड से COH बन जाएगा। इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो इधर से ये दोनों वाला कार्बन COH बन जाएगा। वो भी आंसर था, 3 आंसर थे इसमें। वो उसको अभी रखते हैं, आगे देखेंगे। ये एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। अब आगे चलो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, सोच के बोलना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में विच इज मोर रिएक्टिव, एल्कीन या अल्काइन? अल्काइन, क्योंकि अल्काइन का जो फर्स्ट पाई बॉन्ड है उसके हाइड्रोजनेशन में पीछे देखो -35 किलो कैलोरी हीट रिलीज हुआ था। एल्कीन से ज़्यादा, यानी कि वो मोर रिएक्टिव है। तो अल्काइन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में ज़्यादा है देन एल्कीन। अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। समझ गया? अब आ जाओ नेक्स्ट, जरा बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पहले जनरल 1 मिनट जरा सा सुनेंगे। अगर कोई एक एल्कीन लेते हैं पहले, और सिमेट्रिकल अभी लिया है मैंने, इस पे एक इलेक्ट्रोफाइल से H+ का एडिशन अगर हम करते हैं तो RCH+ CH2R बनता। लेकिन अगर हम यहीं पे अल्काइन लेते हैं और इस पे अगर H+ का एडिशन करते हैं तो Rc+ डबल बॉन्ड CHR बनता। ये एक अल्काइल कार्बोकेटायन है और ये एक विनाइल कार्बोकेटायन है। तो यहाँ से एक जनरल कंक्लूजन हमने क्या ड्रॉ किया? अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन। अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो अपोजिट बोल रहा हूँ, वो भी हाइड्रोजनेशन के। हाइड्रोजनेशन में उल्टा है,
तो रिएक्टिविटी अल्काइन और एल्कीन का जब तक रिएक्शन का रेफरेंस नहीं होगा कंपेयर नहीं होगा। हाइड्रोजनेशन में अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म डिफरेंट है, अप्रोच डिफरेंट है। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ से जनरल कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं कि अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। चाहे HCl का एडिशन करो, H2SO4 का एडिशन करो, हेलोजन का एडिशन करो, दुनिया भर के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभी पीछे एल्कीन में मैंने आपको पढ़ाया है। ये तो जनरल बात हो गई। अब आ जाओ इंडिविजुअल रिएक्शंस में, जरा एक एक करके देखते हैं। एडिशन ऑफ HX, HCl, HBr, HI, इन सब का एडिशन। अगर हम टर्मिनल अल्काइन लें और इस पे अगर हम HCl का एडिशन करें तो फर्स्ट स्टेप तो एडिशन ऑफ H+, फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिवली मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ये होगा। बाद में इस पे Cl- लग जाएगा और बन जाएगा CH3CCl डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर हेलो, हाँ या बोलो, बेटा मैं क्लास में हूँ, 8 बजे कॉल कर लूँ आपको? हाँ, मैं 8 बजे कॉल करता हूँ। तो ये हो गया। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट है अगला स्टेप। अगर हम H+ फिर से इस पे ऐड करें, HCl एक्सेस में अगर लिया गया हो तो थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, जरा उसको देखना। अगर हम CH3C+Cl CH3 यानी कि CH2 पे हमने H ऐड कर दिया तो ये बना। अगर उल्टा कर दें CH3CH Cl डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, CH2+, अब देखो यहाँ पे ये क्लोरीन का नेट -I इफेक्ट होता है। आपको पता है कि क्लोरीन का -I इफेक्ट +R से ज़्यादा होता है। तो लगता है कि ये कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्लोरीन के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, देखना। अगर कोई क्लोरीन का -I इफेक्ट देख ले तो कहेगा कि ये वाला लेस स्टेबल है। नहीं, क्लोरीन का -I इफेक्ट से ज़्यादा 2 मिथाइल का +I इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, जबकि फर्स्ट वाले में वो प्राइमरी है और ये पूरा ग्रुप एज ए होल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाएगा, प्राइमरी भी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी, और इसलिए ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। और इसलिए इस पे फिर Cl- नेक्स्ट ऐड करोगे तो CH3Cl Cl CH3 बनेगा। तो याद रखना कि HCl HBr HI का एडिशन में अगर 2 मॉलिक्यूल ऐड करते हो तो जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा, जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा। एक बार एक
क्वेश्चन आया था, आसानी था, कि इस पे HCl का एडिशन करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl में क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl में क्या बनेगा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ HCl का एडिशन, अब देखो यहाँ पे मार्कोनी कोऑफरेंस ऑब्वियस नहीं है, तो बेसिकली हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखने के लिए क्या करना है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनाना, PHC प्लस डबल बॉन्ड CH CH3 और इस पे Cl माइनस का एडिशन करेंगे। तो जब Cl माइनस का एडिशन करेंगे तो C डबल बॉन्ड C Cl PH। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था, थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री भी क्वेश्चन में मेंशन था, तो ट्रांस बनेगा, लेस स्टेरिक रिपल्सन वाला बनेगा। ये फर्स्ट स्टेप होगा। अगले स्टेप में फिर जब इस पे HCl का एडिशन करोगे तो वही जेम डाइहैलाइड बन जाएगा, यहाँ पे फिर प्लस चार्ज बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, और उस केस में ये PCl Cl CH2 CH3 हो जाएगा। समझ गया। तो इस तरह से HCl का एडिशन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एक HCl का एडिशन मैंने आपको दिखाया, और भी अभी H2SO4 वगैरह का देखेंगे। अब एक जरा बीच में नया रिएक्शन, न्यू इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड आगे का रिएक्शन में उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो जरा सा उसको देखेंगे आप लोग। यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसमें काफ़ी स्कोप है। एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है अल्काइन का, आई कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अल्काइन का, एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन। सबसे पहले टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक होता है। इसकी एसिडिटी का कंपैरिजन मैंने कई बार लिखा है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार मैं फिर लिखता हूँ कि टर्मिनल अल्काइन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। अमोनिया से ये ज़्यादा एसिडिक है, बट इट इज लेस एसिडिक देन अल्कोहल, विच इज लेस एसिडिक देन वाटर, विच इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, विच इज लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, विच इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस मैं लिखता हूँ, फिर उस पर मैं कंक्लूजन करूँगा कुछ। अगर किसी टर्मिनल अल्काइन को सोडियम और लिथियम और पोटेशियम के साथ हीट करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2 गैस। पहले तो ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का यूजफुलनेस दो सेंस में समझोगे। ये दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो कैन बी यूज्ड फॉर distinction between terminal and internal alkyne। टर्मिनल इंटरनल अल्काइन में डिस्टिंक्शन के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे H2 गैस निकल रहा है, एफ्रिवेशंस, जिसको हम
विजुलाइज कर सकते हैं, बबल्स निकलेगा, गैस बबल निकलेगा। तो अगर मान लो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि C4H6, पता चला कि ये एक अल्काइन है, लेकिन ये सोडियम के साथ नो, यानी कि ये टर्मिनल नहीं है। टर्मिनल होता तो एफिरेशंस देता, तो अगर टर्मिनल नहीं है तो एक ही इसको बचा। एफिरेशंस देता तो टर्मिनल होता। सो दिस रिएक्शन is used to distinguish between a terminal and an internal alkyne. That is one thing. Second, ये चेन एक्सटेंशन के लिए, हायर अल्काइन के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। अगर एसिटिलीन को सोडियम के साथ हीट कर दें, ये बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, एंड दिस इज a very good न्यूक्लियोफाइल। और अगर इसे किसी अल्काइल हैलाइड से ट्रीट कर दो तो ये SN2 रिएक्शन हो जाएगा और बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड Cr। बना तो अल्काइन ही ना। तो हायर अल्काइन की प्रिपरेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। समझ गए सब? तो यहाँ पे एक इसका ये एप्लीकेशन हो सकता है। और इसको मैं बढ़ाता हूँ कि मान लो दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कहा इसे सोडियम के साथ हीट किया, बाद में एसीटोन डाल दिया, देखना जरा, और फिर बाद में कहा उसको HCl से ट्रीट कर दिया, एसिडिफिकेशन कर दिया, HCl H2O। तो यहाँ पे देखो बन गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब उसको एसीटोन के साथ ट्रीट किया तो एसीटोन पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3O माइनस CH3 Na प्लस। बाद में HCl डालेंगे तो OH हो जाएगा, बाद में HCl इस पे ऐड करेंगे तो वो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C OH CH3 ये बन जाएगा। जब इस तरह से लिखा हो तो कई बार कंफ्यूजन आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड देखते ही। ये वेरी डाइल्यूट होता है और ये सिर्फ हाइड्रोलिसिस पर्पस के लिए यूज होता है। इस कंडीशन में ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन नहीं होगा HCl का। ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन के लिए HCl का कंसंट्रेशन एम्बिएंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ पे बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन जस्ट फॉर हाइड्रोलिसिस पर्पस के लिए लिया जाता है। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन का यूटिलाइजेशन अल्काइन के न्यूक्लियोफाइल बनाने में ला सकते हैं और उसको फिर आगे हम कई रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल बन गया तो कहीं भी अटैक कर सकता है। तो ये एक सोडियम के साथ रिएक्शन हुआ, ए रिएक्शन विथ सोडामाइड, टर्मिनल अल्काइन। ये सब एसिडिटी ऑफ अल्काइन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। टर्मिनल अल्काइन को सोडामाइड मतलब अमाइड आयन के साथ अगर ट्रीट करो तो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, यहाँ सोडामाइड लिया है, अब प्लस अमोनिया गैस। सबसे पहले तो ये देखो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड इधर है, वीक एसिड इधर है। टर्मिनल अल्काइन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया।
तो यहाँ से भी आप चेन एक्सटेंशन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है, अमोनिया भी गैस होता है और इसलिए इस रिएक्शन को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन टर्मिनल एंड इंटरनल अल्काइन। कैन बी यूज्ड फॉर distinction between terminal and internal alkyne. Terminal and internal alkyne. तो सोडियम जैसा ये भी रिएक्शन है, जो काम उधर करते हैं वो इधर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एफ्रिवेशंस मिल रहा है। इंटरनल होगा तो अमोनिया गैस नहीं बनेगा, एफ्रिवेशंस नहीं मिलेगा। ये सब एसिडिटी पे रिएक्शन है। अब एक तीसरा रिएक्शन देखो, विथ टॉलेंस रिएजेंट। What is Tollens reagent? Ammonical solution of silver nitrate. Terminal alkyne reacts with Tollens reagent, और देखो Tollens reagent को हर तरह से लिखने आना चाहिए। यही है एक्चुअल में Tollens reagent। अमोनिया में जब सिल्वर नाइट्रेट को डिजोल्व करते हैं तो ये डायमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड दैट एक्ट एज ए टॉलेंस रिएजेंट। व्हाट इट डज, ये टर्मिनल कार्बन पे आके लग जाएगा, सॉल्ट बना लेगा, और ये एक वाइट पीपीटी देता है। अब ध्यान से सुनना है एक बात, ये रिएक्शन इंटरनल अल्काइन नहीं देगा क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, जिससे कि ये सॉल्ट नहीं बनेगा। तो ये रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन टर्मिनल एंड इंटरनल अल्काइंस। जो इम्पॉर्टेंट है, डिस्टिंक्शन के साथ एक और टर्म जुड़ा होता है बच्चे, सेपरेशन। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टर्मिनल एंड इंटरनल अल्काइन ऑल्सो। ऊपर वाला दोनों रिएक्शन डिस्टिंक्शन के लिए यूज होगा, सेपरेशन के लिए नहीं। दिस कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑल्सो। जस्ट फास्ट में मैं दिखाता हूं कि हाउ इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन। सपोज करो हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 एंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH का मिक्सचर है। What we do? We treat it with ammonical solution of silver nitrate. ये क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करके CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CAG प्रेसिपिटेट बना देगा और सॉल्यूशन में अकेला रह जाएगा इंटरनल अल्काइन। और इस प्रेसिपिटेट को जब आप AgCl से ट्रीट करोगे तो प्रेसिपिटेट एक्सचेंज रिएक्शन होके AgCl रह जाएगा और सॉल्यूशन में वापस आ जाएगा। ये हमने पहले ही अलग कर लिया था, अब ये मिल जाएगा। सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टर्मिनल एंड इंटरनल अल्काइन ऑल्सो। तो इससे डिस्टिंक्शन भी कर सकते हैं, सेपरेशन भी कर सकते हैं। विथ
फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूपरिक टार्टारेट। ये सब रिएजेंट जरा याद रखना, वैसे एल्डिहाइड कीटोन में ये सब कई बार अपन लोग यूज करेंगे। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूपरिक टार्टरेट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूपरिक टार्टरेट। अगर टर्मिनल एल्काइन को CuNH3 अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूपरिक टार्टरेट में यही रिएजेंट होता है असल में, के साथ ट्रीट करते हो तो RC≡C माइनस Cu प्लस का एक रेड PPT बनता। तो अगर कोई अल्काइन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है तो गारंटी हो गया कि ये टर्मिनल अल्काइन है, एक बात। और दूसरी बात, इसे भी यूज कर सकते हैं हम फॉर सेपरेशन पर्पस, क्योंकि इसे भी आगे HCl से ट्रीट करोगे तो RC≡CH आ जाएगा सॉल्यूशन में और CuCl इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट रह जाएगा। समझ गया? थोड़ा और मिलता जुलता इसी का, सब एसिडिटी के अंदर है बच्चे। अगर किसी टर्मिनल अल्काइन को किसी हाइड्राइड के साथ, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो ये RC≡C माइनस Na प्लस H2, यहाँ से H माइनस, यहाँ से H प्लस मिलके बना लिया H2। इंटरनल अल्काइन नहीं देगा ये रिएक्शन। So this can also be used for distinction between terminal and internal alkyne. समझ में आ गई बात? अब एक और, बट सेपरेशन नहीं कर सकते इन सब से क्योंकि ये अलग नहीं होगा, ये सॉल्यूशन में ही रहेगा, ये प्रेसिपिटेट नहीं होता। मान लो इन सब में याद रखने वाली चीज कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझ जाएं। इसे मान लो हम C2H5 MgBr के साथ ट्रीट करें तो ये RC≡C माइनस MgBr प्लस CH3 ये बन जाएगा। अब देखो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पढ़ा दिया, एग्ज़ाम में इतना इजी वे में नहीं होता क्वेश्चन। एग्ज़ाम में होगा एक रिएक्शन दिया होगा HC≡C CH2 CO CH3 C2H5 MgBr और लिखा होगा H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो लिखा होगा HC≡C CH2 COH CH3 C2H5, ये ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस है। ये एक ऑप्शन होगा, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है। यही रिएक्शन फिजिबल नहीं है क्योंकि C2H5O माइनस C2H5 माइनस सबसे पहले क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसिस नहीं हो सकता अगर कंपाउंड में कोई एसिडिक हाइड्रोजन हो। ये अल्कोहल के प्रिपरेशन में काफ़ी डेप्थ में एक पूरी लेक्चर 2 घंटे का ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस ही दूंगा मैं आपको, क्योंकि अल्कोहल में ही सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। तो एसिडिटी आ गया, एसिडिटी में इतनी
इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो आज इतना, कल इसको कंप्लीट कर दूंगा मैं, थोड़े से और रह गए हैं, कल इसको कंप्लीट करके और कुछ क्वेश्चन इसमें मैं अलग से करा दूंगा सारे रिएक्शंस को लेके, तो अल्काइन हो जाएगा। परसों से हम एरोमेटिक शुरू कर लेंगे और परसों टेस्ट भी एक आपका हो जाएगा। टेस्ट जो होगा वो क्लास के अलग होगा, क्लास अपने टाइम पे होगा, क्लास के बाद एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट का पैटर्न मैं कल आपको बता दूंगा, वो टेस्ट जो है ऑनलाइन फॉर्म में कैसे आपको देना है। ठीक, बाकी सब कुशल मंगल, किसी को कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई पीड़ा तो बताओ, कोई सजेशन, कोई सुझाव, कोई सलाह, कोई आदेश, कोई आज्ञा है तो बताओ। बोलो, अनुज कुछ सुझाव दे रहा है। नो सर, नो सर। ये आज अनुप्रास दिखा, कहाँ रहता है जी, गायब रहता है ये। लॉकडाउन में लेजी हो गया क्या? अरे बच्चे लगे रहो, इस टाइम पे जो लगा रहेगा वो काफ़ी एडवांटेजियस रहेगा, क्योंकि इस लॉकडाउन ने सबको नालायक कर दिया है। जो थोड़ा सा मेहनत कर लेगा इस समय काफ़ी अच्छा रिजल्ट कर लेगा। ठीक है ना, रेगुलर रहेंगे तो जो शिकवे शिकायत रहे होंगे पीछे सब दूर हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी सी कमी रही थी, लेकिन ये मौका मिल गया कोरोना की वजह से। अभी टाइम बहुत है, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से और बिल्कुल डेप्थ में जाके करवा रहा हूँ। कुछ भी एक भी पॉइंट में नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, और ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि मैं आखिरी बार भी पढ़ा रहा हूँ। यानी कि बिगिनिंग टिल एंड मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, स्पीड थोड़ा है, तो इतना स्पीड तो रखना पड़ेगा अब एडवांस के लिए बच्चों में, क्योंकि एक बार तो आपने पढ़ा है। थोड़ा सा स्पीड में फास्ट में लिखता हूँ, फास्ट में बोलता हूँ, ताकि कवर हो जाए सारा। अब इतना फर्स्ट टाइम मुझे अल्काइन पढ़ाना होता तो इतना 3 क्लास में मैं पढ़ाता किसी को। ठीक, कोई सजेशन, कोई सलाह तो बोलो। कुछ आप लोगों की तरफ से कुछ लगता है कि कम है, ज़्यादा है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। आई एम ओपन टू ऑल काइंड ऑफ सजेशन बच्चे। अभी टाइम है तो इसलिए क्या है ना, फर्जी टेस्ट में नहीं कराना चाहता हूँ कि ऐसे ही मैं आपको 5 टेस्ट का सीरीज दे दूँ, ना आपका कोई इंटरेस्ट हो ना मेरा कोई इंटरेस्ट हो। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जो टॉपिक चल रहा है ना उसी पे फोकस करें अपन लोग, थोड़ा उसी का टेस्ट करें। और ये जून के एंड तक मैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दौड़ा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। तब भी काफ़ी टाइम अपने पास बचा रहेगा, तो उसमें फिर अपन लोग थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक कर रहे होंगे, थोड़ा सा टेस्ट करते रहेंगे, फिजिकल का टच करते रहेंगे। जो पोर्शन फिजिकल का थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, भूलने वाला है, उसकी थोड़ी टचिंग कर देंगे। लाइक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तभी हाल में भी पढ़ाया था, लॉकडाउन के जस्ट पहले पढ़ाया ही था आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एल्डिहाइड कीटोन तक, एल्डिहाइड कीटोन के बाद फिर रेपिटेशन शुरू हो जाता है। अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, यहाँ तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरियस है। उसके बाद फिर एसिड, एसिड डेरिवेटिव, ये सब में रेपिटेशन होने लगता है। और कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, प्रोटीन, वो सब मैंने कराया भी था, फिर से एक बार मैं करा दूंगा। थोड़ा उसमें फास्ट कराया था, फिर से एक बार, वो एडवांस में भी है और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इधर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसोलिडेट हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल में टेंशन मत लो, फिजिकल में आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, और फिजिकल एक बार फिर मैं कंसोलिडेट कर दूंगा आपको। चलो, तो मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, और बाकी कहीं कोई कमी हो, कुछ हो, तो मेरा नंबर सबके पास है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो। अब आपकी हर सजेशन जो है उसको मैं बहुत सीरियसली लूँगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अब आपकी केमिस्ट्री की समझ मेरे बराबर या मेरे से भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मुझे जितना आता है उतना तो मैंने आपको सिखा दिया। आप अपना अकल उसमें और जोड़ लो, तो आप तो मुझसे ज़्यादा जानकार हो गए हो। तो जहाँ भी आपको लगे कुछ कम ज़्यादा, मुझे बताओ, सजेस्ट करो। आई विल बी हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट दैट। बंद करूँ? तो मैं सेशन का एंड कर रहा हूँ। बोलो, कुछ बोल रहा है कोई? अनुज कुछ बोल रहा है क्या? नो सर।
चलो ठीक है।